एपिलेप्टिक अटैक आ सकते हैं विच कैन बी फेटल। तो लेकिन हमारी जो प्रेगनेंसी में सबसे सेफेस्ट ड्रग मानी गई है दैट इज़ लीवोट्रिएसेटम, जो कि हमारी कौन सी क्लास की है। तो ये जो सारी ट्रीटमेंट थे ये ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग्स थे एपिलेप्सी के। तो एक हमारा आता है कि वेगस नर्व स्टिमुलेटर, उसको क्या करते हैं हम, एक मशीन होगी चेस्ट पीस पे लगा देंगे और अंदर से वो क्या करेगी, सिग्नल्स देगी, जिससे कि हमारा वेगस नर्व क्या करेगा, सिग्नल्स देगा और वो एपिलेप्सिक अटैक को कंट्रोल करेगा। तो वो एक हमारा आ गया कि ये हम ऐसा डिवाइस यूज़ कर सकते हैं एपिलेप्सी को कंट्रोल करने। एपिलेप्सी का ऐसा कोई सच ट्रीटमेंट नहीं है कि पूरा क्योर हो जाए। हाँ, हम मेडिकेशंस के थ्रू, प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं डिवाइसेस के थ्रू, जैसे कि हमारा आ गया वेगस नर्व स्टिमुलेटर, उसके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसको प्रॉपर पूरी तरह क्योर नहीं कर सकते। अच्छा, अगर बात करें कभी भी किसी को एपिलेप्टिक अटैक आता है यानी सीजर्स आते तो आप फर्स्ट एड क्या देंगे। तो पहले क्या करिए, पेशेंट को कंफर्टेबल करिए, क्योंकि वो एकदम अनकॉन्शियस, उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, तो उसको पूरा कंफर्टेबल करिए। उसके कपड़े को ढीला छोड़िए, उसके मुंह के अंदर हाथ मत डालिए, क्योंकि जब वो दांत पीसता है तो अगर आप उसके मुंह के अंदर हाथ डालेंगे तो आपके हाथों को भी मतलब काट सकता है। तो आपको क्या करना है, उस समय कोई भी रुमाल या कोई भी कपड़ा टाई करके उसके मुंह में डाल देना है, ताकि वो अपने टंग को बाइट ना करे। क्योंकि एपिलेप्टिक पेशेंट का सबसे बड़ा मेजर वो है कि वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो अपने टंग बाइटिंग करता है, क्योंकि वो पूरा अनकॉन्शियस स्टेट में। फिर उसे सेमी प्लेन पोजीशन पे लेटाइए और फिर उसको प्रॉपर एयरवे मेंटेन कीजिए और प्रॉपर मेडिकेशन दीजिए, ताकि वो स्टेबलाइज हो सके और उसको काम डाउन करे। कभी भी आपको एपिलेप्टिक ड्रग हाई डोज में नहीं देनी है, धीरे धीरे उसका डोजेस बढ़ाना है, जैसे कि फिनोबार्बिटॉन, प्रिमिडॉन, ये सब आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। फिर 6-6 हफ्ते पे या 4 से 6 हफ्ते पे आप उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हिसाब से आप ड्रग बढ़ा सकते हैं। एकाएक हाई डोज नहीं देना है, और एकाएक ड्रग अगर आप छोड़ते हैं, धीरे धीरे ड्रग की डोजेस कम करके, अगर आप क्योर भी हो रहे हैं तो उसको कम कर करके छोड़ना है, वरना आप क्या हो सकता है, वो एक और अटैक को राइज दे सकता है, क्योंकि सडन स्टॉपेज ऑफ ड्रग कैन ऑल्सो बी अ फेटल। अभी यहाँ तक हमने बात की एपिलेप्सी की। अब एक आता है हमारा स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, अगर आपको ये सारे सीजर्स पड़ रहे हैं 25 से 30 मिनट से ज़्यादा और आप अनकॉन्शियस स्टेट में, आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं, डैट इज़ रिकरेंट एपिसोड्स हैं, डैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड स्टेटस एपिलेप्टिकस। उसमें क्या होगा, उसको में मैनेजमेंट के अलग तरीके होते हैं, क्योंकि पेशेंट हमारा फुली अनकॉन्शियस स्टेट में है, ही और शी डजंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग, द टंग बाइटिंग और जो भी आपके एपिलेप्टिक के फीचर्स हैं वो सारे आ सकते हैं। अब हम मेजर पूछते हैं कि एपिलेप्सी हो या स्टेटस एपिलेप्टिकस हो, तो इसका मेजर कारण क्या हो सकता है। देखिए, जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जैसे कि डिमेंशिया हो गया, इंसोमेनिया हो या स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस से भी आपका एपिलेप्सी, क्योंकि आप टेंशन लेंगे, आपके न्यूरॉन्स डिस्टर्ब होंगे, तो आपको सीजर्स आ सकते हैं और आपको एपिलेप्टिक अटैक आ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस का। इसका मैनेजमेंट का तरीका थोड़ा अलग है। पहला हम क्या करेंगे, पेशेंट को हॉस्पिटल के बेड पे या नॉर्मल बेड पे एक पोजीशन में लिटा देंगे। उसके बाद उसको पहले प्रॉपर एयरवे मेंटेन करेंगे। कभी भी किसी भी एपिलेप्टिक पेशेंट के आगे हमें भीड़ भड़क्का नहीं जमा करना, उसको सांस आने देना, वरना उससे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। उसके बाद 10 से 20 मिलीग्राम हम उसको डायज़ेपाम या लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम कम इफेक्टिव होता है तो लोराज़ेपाम आजकल ज़्यादा माना जाता है, तो 10 से 20 मिलीग्राम IV हम उसको देंगे। 1 से 5 मिनट के बाद हम उसके सारे वाइटल्स लेंगे। वाइटल्स में जैसे आपका आ गया BP, पल्स रेट, हार्ट रेट, ECG और EEG का एग्जामिनेशन भी करेंगे कि पेशेंट स्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं। अगर वो सीजर भी 10 मिनट के अंदर कंट्रोल नहीं हुआ, फिर हम 10 से 50 मिलीग्राम पर घंटे के हिसाब से डायज़ेपाम देंगे, IV इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस हालत में है तो वो ओरल रूट से नहीं दवा ले सकता, तो हमें IV के थ्रू देनी पड़ेगी उसको 10 से 50 मिलीग्राम 10 मिनट के बाद, अगर पेशेंट कंट्रोल में नहीं है। पहले हमने 10 से 20 mg दिया, नहीं कंट्रोल हुआ, वाइटल्स चेक किए, फिर हम क्या करेंगे, हर घंटे 10 से 50 मिलीग्राम डायज़ेपाम देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फेनिटॉइन को इन्फ्यूज़ करेंगे ड्रिप के थ्रू, जिससे कि मतलब कि उसको 50 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से उसको वो पूरा इन्फ्यूज़ होना चाहिए उसमें
ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वो ओरली दवा नहीं ले सकता है, अगर इतने के बाद भी वो स्टेबल नहीं हुआ है, तो हम फेनेटोइन इन्फ्यूज़ करेंगे IV ड्रिप के थ्रू, जिसमें कि हमारा 5% सेलाइन वाटर रहेगा। अगर ये सारे प्रोसीजर्स भी फेल हो गए, देन वी विल इंजेक्ट क्लोरामिथाजोल ड्रिप के थ्रू IV पर आवर 0.5 to 1.2 ग्राम। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स थे किसी भी स्टेटस एपिलेप्टिकस के पेशेंट को मैनेज करने के लिए। और अगर इसके बाद भी आपके सीजर्स कंट्रोल नहीं हुए, क्योंकि स्टेटस एपिलेप्टिकस है, इट्स अ वेरी सीवियर केस, तो थायोपेंटिन सोडियम को भी हम IV के थ्रू इंजेक्ट करेंगे एंड देन वी विल शिफ्ट द पेशेंट टू द इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पे उसको प्रॉपर वेंटिलेशन दिया जाएगा। वेंटिलेशन देना मतलब कि आपको उसमें आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन देनी है, यानी कि आपको वेंटिलेटर सपोर्ट देना ताकि पेशेंट नॉर्मल हो सके। उसके बाद जब पेशेंट नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो अब आपको क्या करना है, उसको ओरल मेडिकेशंस देनी है एट द टाइम व्हेन द पेशेंट ही और शी गेट्स फुल्ली stable. That time you have to start the oral medication. Before that you only have to go for the IVs because the patient is in the fully unconscious state, so go for the IVs. So this was all about the epilepsy, seizures, status epilepticus. I tried to cover all the major points. So if you like the topic, so please stay tuned to my channel, subscribe and like and hit the like button.